हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है राष्ट्रपति का। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव आजकल चर्चा का मुख्य केंद्र है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई आदिवासी समाज की महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के संथाल समुदाय से आने वाली एक आदिवासी महिला है, जिन्होंने हाल ही में हुए 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लगभग 3 लाख वोटों से हरा दिया है। अब राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए कुछ आंकड़े हम देखते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार द्रौपदी मुर्मू को जो वोट प्राप्त हुए उनकी टोटल वैल्यू है 6,67,803 और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको जो टोटल वोट मिले हैं वो है 3,80,177। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा में 1958 में हुआ था और बड़े संघर्षों के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के पद के रूप में निर्वाचन भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। भारत के लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है और जिसको आज इस राष्ट्रपति चुनाव ने सार्थक कर दिया है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू नारी सशक्तिकरण का एक प्रतीक बनकर उभरी है। राष्ट्रपति चुनाव के ये कुछ आंकड़े तो हमने देख लिए, इसके साथ ही राष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, राष्ट्रपति के अधिकार हैं, राष्ट्रपति की जो पावर है, उनको पढ़ने के लिए हम उन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रपति पद की जरूरत क्या है, क्योंकि बिना किसी जरूरत के किसी पद का सर्जन नहीं किया जा सकता। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि अगर हम किसी पद को बिना किसी जरूरत के बनाएंगे तो वो सिस्टम को हेक्टिक बनाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, मतलब प्रोसेस है वो हेक्टिक हो जाएगी। अब दोस्तों, राष्ट्रपति पद की जरूरत क्या है? सबसे पहले क्या है, मेन जरूरत क्या है कि टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति देश का सर्वप्रथम नागरिक होता है और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद होगा जो संविधान की रक्षा करेगा। दूसरा क्या है कि टू प्रोटेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। दोस्तों, फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरलिज्म, आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये आरोप लग रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरलिज्म यानी संघवाद को नुकसान पहुंचा रही है। अब संघवाद यानी फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर है क्या? फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहता है दोस्तों कि जो सेंटर और स्टेट में जो गवर्नमेंट होगी वो ऑटोनॉमस होगी और उनके जो भी अधिकार हैं, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग होगा, और दोनों सेंटर राज्य के अधिकार क्षेत्र में कुछ कार्य करेगा, ना राज्य जो है सेंटर के अधिकार क्षेत्र में का हनन करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लग रहे हैं, ये सब राजनीति की बातें हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 के अंदर राष्ट्रपति पद और उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो दी गई हैं। अब दोस्तों, बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि निर्वाचक मंडल में वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट डालते हैं। इसमें सबसे पहले होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरे क्या होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, यानी सभी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जो भी इलेक्टेड एमएलए हैं वो वोट डालेंगे राष्ट्रपति चुनाव में। तीसरा जो प्रोविजन है इसके अंदर है इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो थर्ड वाला प्रोविजन है ये 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद ऐड किया गया था। अब दोस्तों, एक बात इसमें ध्यान रखने की है कि सिर्फ इलेक्टेड एमपी ही इसमें वोट डालते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या कह सकते हैं कि इलेक्टेड एमपी हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और नॉमिनेटेड एमपी हैं वो किसी विशेष क्षेत्र से चुने जाते हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते।
अब बात आती है कि एमपी, कुछ स्टेट साइज में छोटे होते हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएज हैं या विधायक हैं उनकी संख्या कम होती है। अब पैरिटी लाने के लिए सेंटर और यूनियन के बीच में और यूनियन और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो पैरिटी यानी समानता लाने के लिए जो वोट करने का जो तरीका है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया है कि हर एमपी और एमएलए का इंडिविजुअल वोट नहीं होगा, उसके वोट की एक वैल्यू होगी। इसके अनुसार एमएलए की वोट की वैल्यू का अलग फॉर्मूला है और एमपी की वोट की वैल्यू का अलग फॉर्मूला है। अब एमएलए की वोट का फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी स्टेट के एमएलए की वोट का फॉर्मूला क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड, क्या है? इलेक्टेड एमएलए इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों इनका एब्रीविएशन का मतलब एमएलए का है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एसएलए का मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी, ये क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलए इन एसएलए इनटू में 1/1000। दोस्तों ये फॉर्मूला है जब एमएलए के वोट की पावर निकालते हैं या वोट की वैल्यू निकालते हैं। अब एमपी के वोट की वैल्यू हम निकालेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों? एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। जब सभी स्टेट के जो एमएलए हैं उनकी जो टोटल वोट वैल्यू है उसको मिला लेंगे, उसके बाद इसको न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? जो टोटल एमपी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों दोनों सेशन हाउस आ जाते हैं जिसमें राज्यसभा भी और लोकसभा भी। अब क्या है दोस्तों, ये आ गई एमएलए की वोट की पावर वैल्यू और एमपी के वोट की वैल्यू। ये जो फॉर्मूला है ये 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर शामिल किया गया था। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है दोस्तों? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अनुसार जो हमारा जो डिलिमिटेशन है, यानी ये जो किसी भी राज्य के अंदर जितनी भी सीटें हैं वो 1971 के सेंसस यानी 1971 के जो जनगणना है उसके अनुसार रहेंगी। मतलब जो डिलिमिटेशन हुआ था 1971 के सेंसस के बाद, उसमें जितनी सीटें जिस भी स्टेट में हैं या राज्यसभा या लोकसभा में है वही सीटें कब तक रहेंगी? 2026 तक। ठीक है, 2026 तक वही सीटें रहेंगी जो 1971 के सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था उसने जो सीटें किसी स्टेट के अंदर निर्धारित की थी या सेंटर में जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में निर्धारित की थी वही कब तक रहेंगी? 2026 के बाद। उसमें 2026 में फिर डिलिमिटेशन होगा और वो किसके बेस पे होगा? 2021 में जो जनगणना होनी है जो फिलहाल तक हुई नहीं है कोविड-19 के कारण, उसमें देरी है। तो जो भी अब जनगणना होगी उसके बेस पे 2026 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके बाद जो सीटें जिस स्टेट में या सेंटर में जिसमें लोकसभा या राज्यसभा आती हैं निर्धारित होंगी वो हमें देखने को मिलेंगी। अब तब तक 2026 तक क्या रहेगा? जितनी जो निर्धारित है इसी फार्मूले से एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू निकलेगी। अब दोस्तों क्या है कि फिलहाल में जो राष्ट्रपति को के इलेक्शन के लिए जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है ना उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि। अब इसमें क्या होता है
दोस्तों जैसे हम आम इलेक्शन के अंदर देखते हैं, जिसमें जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही जीत जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के अंदर ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है कि एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स किसी भी कैंडिडेट को लेने जरूरी होते हैं। फिक्स्ड कोटा ऑफ कैंडिडेट वोट्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट उस निर्धारित वैल्यू से ज़्यादा वोट ले लेगा तभी वो उस मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत सकता है। अब वो फिक्स्ड ऑफ कोटा ऑफ वोट्स को निकालने का एक फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला? फिक्स्ड कोटा क्या होगा? इज इक्वल टू टोटल वैलिड वोट पोल्ड। अब दोस्तों जितने वोट पोल्ड हुए हैं इलेक्शन के अंदर और जो वैलिड है, वैलिड कैसे हैं कि कुछ वोट्स किसी गलती के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको इनवैलिडेट कर देता है। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उनको इनवैलिडेट कर देता है। उसके बाद क्या आता है? 1 + 1 और होल, मतलब सारे के प्लस में 1। ठीक है। अब ये 1, अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये जो फिक्स कोटा निकालने का मेथड होता है ना, यहाँ पर वो संख्या आती है जितने व्यक्ति निर्वाचित होने हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति तो एक ही होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 1। अगर कोई ऐसा चुनाव है जिसके अंदर हमें मल्टीपल मतलब इलेक्शन करना है, मल्टीपल कैंडिडेट का इलेक्शन करना है, तो उसके अंदर क्या होगा? जितने कैंडिडेट का हमें इलेक्शन करना है वो जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। अब ये जो फॉर्मूला बन गया 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसका क्या हो गया? टोटल वोट पोल्ड, वैलिड वोट पोल्ड बाई में 2 प्लस में 1। अब फिक्स कोटा ये आ गया। ठीक है। अब वोट की प्रोसेस क्या होती है दोस्तों? अब वोट की प्रोसेस भी देख लेते हैं। वोटिंग प्रोसेस कैसे होती है दोस्तों? जो वोट राष्ट्रपति चुनाव में जैसे डाले जाते हैं ना, वो ईवीएम से नहीं डाले जाते हैं। ईवीएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब हम देखते हैं, जब हम वोट डालने जाते हैं तो बूथ पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें एक क्लिक करने से हम किसी भी कैंडिडेट को जिसको हम चाहते हैं उसको वोट डाल देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है बैलेट पेपर से। ठीक है। बैलेट पेपर कुछ इस तरह का एक पेपर होता है जिसके अंदर हर कैंडिडेट का नाम के आगे एक बॉक्स दिया होता है। जैसे हमने ले लिए इसमें 4 कैंडिडेट, इसके सामने एक बॉक्स बना दिया, बी के सामने एक बॉक्स और सी के सामने एक बॉक्स और डी के सामने एक बॉक्स। अब क्या है, क्या करना होता है कि जो भी एमपी एमएलए हैं सबको ये बैलेट पेपर मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर मिलता है। अब बैलेट पेपर में एमपी और एमएलए को क्या करना होता है कि अपनी प्रेफरेंस डालनी होती है। प्रेफरेंस का मतलब जैसे मैं कोई एमएलए क्या कहता है कि मुझे पहले सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? बी वाला कैंडिडेट। तो मैं चाहूँगा पहले नंबर पर मैं इसको चाहता हूँ कि ये राष्ट्रपति बने। उसके बाद मेरी पसंद है ए, कि दूसरे नंबर पर मेरी ये पसंद है कि ए राष्ट्रपति बने। अब ये चाहता है सी को तीसरे नंबर पर और डी को 4th नंबर। अब ऐसे ही सबको वोट बैलेट पेपर मिलेंगे, तो जितने भी एमपी एमएलए हैं वो सब वोट डाल लेंगे। उसके बाद काउंटिंग में क्या देखते हैं? देखो, उसके बाद होता है, मान लिया ए है, इसको मिले, मान लिया टोटल वोट हैं हमारे कितने हैं? 100। ठीक है। अब जिसमें से वैलिड वोट कितने हो गए हमारे? 70, मतलब 30 वोट है वो कैंसिल हो गया किसी वजह से। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम फिक्स्ड कोटा निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे? फिक्स्ड कोटा निकाल लेंगे। ठीक है। और फिक्स्ड कोटा कैसे निकालेंगे? जो हमने फार्मूला निकाला था, टोटल वैलिड वोट कितने हैं? 70 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1। ये हो गया टोटल वैलिड वोट। अब ये आ गया 36।
ठीक है। अब दो कंडीशन होंगी इस केस में। दो कंडीशन क्या होंगी? कंडीशन वन क्या कहती है? कंडीशन वन क्या कहती है कि जब मान लिया ए को मिल गए 10 वोल्ट, बी को मिल गए 40 वोल्ट और सी को मिल गए बचा कितना 30, इनको मिल गए 20 बचा, तो ये को मिल गए 15 और डी को मिल गए मान लिया 5। कि बी है उसको 40 लोगों ने अपनी पहली पसंद बनाया है कि 40 लोग चाहते हैं कि बी राष्ट्रपति बने। अब ए के मामले में क्या है कि 10 लोग चाहते हैं, उन्होंने पहले नंबर पर 10 लोगों ने क्या किया है, ए को वोट किया है, सी को 15 लोगों ने, डी को 5 ने। अब देखो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि हमें जो फिक्स्ड कोटा वोट्स कितने लेने थे 36 और बी ने कितने ले लिए 40। इस कंडीशन में क्या होगा, बी इलेक्टेड हो जाएंगे एज ए प्रेसिडेंट। अब कंडीशन दूसरी आती है। कंडीशन दूसरी में क्या होती है, ये थोड़ी ही मुश्किल, ये इस प्रक्रिया का सबसे मुश्किल पार्ट यही है जब वोट ट्रांसफर होते हैं। वोट ट्रांसफर कैसे होते हैं? अब मान लिया ए को मिल गए 10 वोट, बी को मिल गए 30 वोट, ठीक है 40 हो गया टोटल, बचा कितना 40। सी को मिल गए 15 और डी को मिल गया 25, ठीक है हो गए। अब देखो ये कितना हो गया टोटल 40 और 40 80 हो गए। ओ सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमने टोटल कितना लिया है 70 लिया है, तो वोट्स इसको मान लिया 15 और इसको ली इसको 15, ठीक है 15 15 30 और 40 70, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 10 लोगों ने ए को अपनी पहली पसंद मानना है, 30 ने बी को, सी को 15 ने और डी को भी 15 ने। अब ए को मिले हैं 10 वोट जिन्होंने कहा कि पहले नंबर पे ए को रखा है। अब 15 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने बी को किस नंबर पे रखा है, दूसरे पे, ठीक है। अब इसके जो 10 वोट है ना, जो पहले नंबर पे जिन लोगों ने रखा था वो हो गए कैंसिल, ठीक है। अब क्या आएगा कि जो ये 15 है, 15 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से किसी को तो पहले नंबर पे रखा है और ए को रखा है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसके दूसरे नंबर के जो वोट होंगे ना वो क्या होंगे, इन सब में ऐड हो जाएंगे, दूसरे कैंडिडेट के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके वोट हो गए 45, इसके वोट हो गए 30 और इसके वोट हो गए 30, ठीक है हो गया। वोट वैल्यू होगी 45 30 30। अब क्या है, ये 45 वाले ने कोटा क्या कर लिया 36 से ज्यादा हो गया, तो ये बी क्या हो गया एज ए इलेक्टेड एज ए क्या हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है। ये होता है तरीका इलेक्शन का, बैलेट पेपर से कैसे चुनाव होते हैं। अब क्या आता है कि जो भी गड़बड़ी की संभावना, अगर कह देते हैं कई बार कि कोई गड़बड़ी है राष्ट्रपति चुनाव में या किसी को कोई शिकायत है किसी कैंडिडेट को, तो वो किसके पास जा सकता है, ठीक है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि इसमें राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी के ऊपर फैसला देना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो आता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में। अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सभी कैंडिडेट को मानना होगा। अब अगर कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के ऊपर चुना जाता है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, तो जो भी डिसीजन उसके द्वारा उस पद पे रहते हुए लिए गए हैं वो सभी मान्य होंगे, वो खारिज नहीं होंगे, ठीक है। और अब क्या है कि दोस्तों संविधान सभा में इस बात पे बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति पद को हमने बनाया है तो उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन की क्या जरूरत है, डायरेक्ट इलेक्शन भी करवा लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं करवाया गया, इसके पक्ष में दो चीजें दी गई। पहला क्या था कि राष्ट्रपति का पद है ना इज
प्रेसिडेंट पोस्ट इज नॉमिनल, कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली हेड हैं, गवर्नमेंट के हेड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये संवैधानिक रूप से देश के मुखिया हैं, लेकिन जो इनकी पोस्ट होती है वो नॉमिनल होती है। ठीक है। अब राष्ट्र क्या है कि प्रधानमंत्री भी जनता से चुन के आते हैं और राष्ट्रपति भी जनता से अगर चुन लेंगे तो दोनों के बीच में क्लैश होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा कारण क्या है कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, मतलब अगर जनता राष्ट्रपति के लिए सीधे से वोट डालेगी तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी होगी, और जबकि राष्ट्रपति के काम को बहुत कम समझा जाता है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र का काम होता है, उनके पास बहुत कम शक्तियाँ होती हैं। तो इस पोस्ट के इलेक्शन के लिए अगर हम ज़्यादा डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे तो ज़्यादा खर्चा भी होगा, ज़्यादा समय भी बर्बाद होगा। ठीक है। तो ये दो जो कारण थे, उसके कारण जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है उसको इनडायरेक्ट तरीके से हमने मतलब संविधान सभा ने करवाने का जो है प्रावधान संविधान के अंदर किया था। सबसे मेन बात क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा और प्रेसिडेंट भी, तो उनमें क्लैश के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होती है? राष्ट्रपति का पद है, उसका नॉमिनेशन फाइल मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्तों जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो हमने पढ़ा ही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरा क्या है कि वो उसकी एज है वो अबव 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, ये शुड क्या मतलब कि वो एलिजिबल होना चाहिए। किसके लिए? लोकसभा में इलेक्टेड होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ही शुड बी एलिजिबल टू इलेक्टेड इन लोकसभा, यानी लोकसभा के अंदर जब वो इलेक्टेड हो सकता है, ये क्वालिफिकेशन है। जो व्यक्ति लोकसभा के अंदर इलेक्टेड हो सकता है वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है। अब देखो चौथा क्या है, चौथा है कि जैसे एक हम बोलते हैं कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, वैसे तो ऐसे व्यक्ति को कोई राष्ट्रपति पद के लिए उसका सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है कि जो प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है? लाभ के पद के बारे में कहा गया है कि जैसे पहले क्या होता था, राजनीति को एक सेवा ही माना जाता था। तो लाभ का पद जैसे एमपी एमएलए हो गया, राज्यपाल हो गया, मिनिस्टर्स हो गया, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता था। और जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट ऑफिस है, इन सब को क्या मानते हैं कि लाभ का पद माना जाता है कि उससे आप पर्सनल लाभ ले सकते हैं, और राजनीति को सेवा का जो क्षेत्र है वो माना जाता था। हालांकि ऐसा फिलहाल के टाइम में होता नहीं है। तो ये है चार वो। अब सबसे मेन क्या है, एक और कंडीशन इसके अंदर है कि क्वालिफिकेशन तो यही है और क्वालिफिकेशन तो यही है। ठीक है। क्वालिफिकेशन जो मेन है वो ये है। अब आखिरी जो है वो नॉमिनेशन से जुड़ी हुई है। ये क्वालिफिकेशन कह भी सकते हैं या कंडीशन भी कह सकते हैं इसको, नॉमिनेशन से जुड़ी हुई। कि नॉमिनेशन के टाइम क्या है कि उसके पास 50 प्रायर होने चाहिए। प्रायर मतलब पूर्वक, एंड 50 सेकेंडर। इसके अंदर 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। प्रायर क्या होता है दोस्तों? प्रायर वो होते हैं जो नॉमिनेशन के टाइम क्या बोलते हैं कि हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। 50 प्रायर और 50 सेकेंडर क्या करते हैं? 50 सेकेंडर का काम होता है, सेकेंडर को हिंदी में बोलते हैं अनुमोदक।
तो सेकेंडर क्या करते हैं कि सेकेंडर कहते हैं कि ये जो प्रायर है हम उनको सपोर्ट करते हैं, और जिस कैंडिडेट को इन्होंने सपोर्ट किया हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। आगे बात समझिए, सेकेंडर क्या करते हैं, सेकेंडर कहते हैं कि जो प्रायर हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो जिस कैंडिडेट को इन प्रायर्स ने सपोर्ट किया है उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये प्रायर और सेकेंडर किसके अंदर होते हैं, प्रायर और सेकेंडर होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में से, यानी निर्वाचक मंडल के होने चाहिए, चाहे वो 50 MLA हों, 50 MP हों। ठीक है। तो दोस्तों अब क्या होता है, इस कंडीशन के साथ एक चीज और ऐड जो लिखी तो नहीं है, लेकिन मतलब एक व्यवहारिकता क्या है कि 50 प्रायर और 50 सेकेंडर एक बड़ी पार्टी के साथ ही पाए जाते हैं। कोई जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास इतने, हाँ हो सकता है कि 50 MLA हों लेकिन 50 MP होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम देखते हैं साइज में तो एक उत्तर प्रदेश स्टेट में ही 80 MP है, उसके अलावा शायद कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो 50 से ज़्यादा हों। तो MP किसी भी स्टेट में 50 होना मुश्किल है, और MLA हो सकता है लेकिन MP थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। तो जो देखते हैं हम कि राष्ट्रपति के पद में जो कैंडिडेट होते हैं वो लगभग 2 ही होते हैं, जिसको एक पार्टी सपोर्ट करती है जो नेशनल पार्टी है हाल ही के समय, जिसमें एक को NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें BJP लीडिंग पार्टी है, और दूसरा क्या है UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये दोनों ही मतलब रोटेशन में कैंडिडेट जब इनकी सरकार होती है तो एडजस्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि कंडीशन क्या होंगी, अब राष्ट्रपति किसी आदमी का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होगा, अब वो ऑफिस में किन कंडीशन के अंडर काम करेगा वो भी देखेंगे। अब दोस्तों एक बात इसमें रहेगी, क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन का आर्टिकल कौन सा है, क्वालिफिकेशन जो है ये किसके अंदर दी गई है, क्वालिफिकेशन है ये जो भी वो दी गई है आर्टिकल 58 के अंदर। ठीक है, 58 आर्टिकल नंबर 58 के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं। अब जो आता है कंडीशन क्या होती है, कंडीशन कौन सी होती है, कंडीशन कौन सी, सबसे पहले ये देख लेते हैं कंडीशन आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आती है। आर्टिकल 59 के अंदर कंडीशन दी होती है कि क्या क्या कंडीशन होंगी, मतलब वर्किंग कंडीशन, मतलब ऑफिस के अंदर जब वो काम करेंगे तो उनको क्या क्या मिलेगा, क्या जो उनकी कंडीशन होंगी वो सारी। दोस्तों अब देखो पहला क्या है कि he should not be member of लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वो जो व्यक्ति है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो राष्ट्रपति जब उसका निर्वाचन होता है तो उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी जो सदस्यता है उसको छोड़ना पड़ता है। दूसरा क्या है कि उसके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है कि उनको हाउस मिलेगा, घर मिलेगा, जिस घर में जैसे जिसको हम राष्ट्रपति होम बोलते हैं ना, तो उनको एक अनपेड हाउस होम मिलेगा जिसको हम राष्ट्रपति होम के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर उनको जो डेली यूज़ के जो लाइट बिल है, फ़ोन बिल है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और जो भी इनको जो अलाउंसेज या जो भी वेतन मिलता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा। अब दोस्तों एक बार जब राष्ट्रपति का जब
इलेक्शन मतलब जो भी निर्वाचित हो गया तो उसके फेवर में मतलब अगर राष्ट्रपति का कोई निर्वाचित हो गया तो उसके वेतन को घटा नहीं सकती सरकार, ठीक है, उसके वेतन को घटा नहीं सकती, उसका मतलब अनफेवर नहीं कर सकती उनको, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि तीसरी कंडीशन में जो मेन कंडीशन हम मान सकते हैं कि उनको ऑफिशियल एक्ट मतलब जब वो ऑफिस के अंदर मतलब ऑफिशियल एक्ट जब वो काम करते हैं ना राष्ट्रपति पद पे रहते हुए जो भी वो फैसले लेते हैं तो उनके लिए उनको लीगल लाइबिलिटी होती है। लीगल मतलब जैसे कानूनन उनको छूट मिलती है, कैसे कि अगर कोई मान लिया कोई गलत फैसला हो गया या कोई गलत काम उन्होंने कर दिया तो उनको लीगल लाइबिलिटी मिलती है, उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता इस दौरान जब तक वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जब तक वो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर केस नहीं चल सकता। दूसरा क्या है, ये है तो है उनका ऑफिशियल एक्ट। अब क्या होगा उनका जो पर्सनल एक्ट है, ठीक है, पर्सनल एक्ट के अंदर क्या है, पर्सनल एक्ट में भी अगर सिविल कोई भी मैटर है, सिविल मतलब सिविल मैटर के अंदर उनको कोई मतलब उनके ऊपर ना तो कोई केस चलेगा ना कोई सुनवाई होगी, ठीक है, ना उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब आ गया क्रिमिनल मैटर में अंदर, क्रिमिनल मैटर के अंदर मान लिया किसी की हत्या कर दी या कोई क्राइम कर दिया तो उसके अंदर उनको 10 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाएगा। जब भी उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी केस शुरुआत किया जाएगा, केस शुरू किया जाएगा तो उनको 10 दिन का पूर्व नोटिस इस मामले में दिया जाता है, ठीक है। अब इनकी जो पेंशन है वो अब उनका जो वेतन है ना वो है 5 लाख पर मंथ, ठीक है, 5 लाख पर मंथ। और रिटायरमेंट के बाद इसकी 50% जो है वो पेंशन मिलती है, 50% पेंशन। और ये जो है 1 लाख तक का उनको जो भी और एक्सपेंसेस हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ। ये तो होगी उनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन क्या क्या है वो। दूसरा अब बात करते हैं ओथ की, यानी जब वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब जरूरी टॉपिक है। जरूरी टॉपिक क्या मतलब सबसे अलग शपथ होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की ओथ के बारे में जब देखते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ तो क्या है, जब आप और किसी पद के ऊपर किसी भी व्यक्ति की शपथ को देखेंगे तो क्या पाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री की शपथ होती है उसमें क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति की शपथ होती है तो राष्ट्रपति की शपथ में क्या होता है कि पहले नंबर पे क्या होता है, टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस शपथ में ये बोलते हैं राष्ट्रपति कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। संविधान के अनुसार तो काम करेंगे लेकिन संविधान की रक्षा का भी दायित्व तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि जो भी एग्जीक्यूटिव कार्य होंगे मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क होगा, कार्यकारी जो उनके ऑफिस के द्वारा जो उन्हें ऑफिस में करना है वो उसका सम्यक निर्वहन करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है कि तीसरा तो मतलब सिंपल है कि जिसमें बोलते हैं कि मैं देश के लोगों के लिए काम करूंगा, देश की भलाई के लिए काम करूंगा, देश की प्रगति के लिए काम करूंगा। इसमें जो ये पहला है ये सबसे मेन होता है। अब ओथ, राष्ट्रपति की ओथ
के बारे में है वो आर्टिकल 60 के अंदर मेंशन किया गया है कि कैसे राष्ट्रपति को वो करनी है। अब ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इसके द्वारा दिलाई जाती है सीजीआई, सुप्रीम सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं प्रेजेंट है ऑफिस, मतलब उनका ऑफिस भी खाली है, तो कौन शपथ दिलाएगा? जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है। अब आती है टर्म। टर्म क्या होता है दोस्तों? उनका कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब दोस्तों राष्ट्रपति की टर्म वैसे तो 5 साल की होती है नॉर्मल, अगर बात करें तो इसमें भी 3-4 केस होते हैं। पहला क्या होता है कि जब राष्ट्रपति कंप्लीट कर लेता है 5 साल, ठीक है, तो उसके बाद फ्रेश इलेक्शन से नया राष्ट्रपति चुनते हैं। दूसरा क्या है कि जब राष्ट्रपति रेजिग्नेशन दे देता है, रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा दे देता है, यानी इस्तीफा दे देता है, तो क्या होता है कि ये चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है कि 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर एक फ्रेश इलेक्शन के द्वारा नए राष्ट्रपति का चयन करे। और जो नया राष्ट्रपति बनेगा उसका कार्यकाल कितना होगा? वो भी 5 साल का होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया कोई किसी राष्ट्रपति ने 3 साल कार्यकाल के बाद काम करने के बाद रेजिग्नेशन दे दिया, तो अगला जो राष्ट्रपति जो इलेक्टेड होगा वो 2 ही साल काम करेगा। नहीं, जो नया राष्ट्रपति चुन के आएगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर डेथ हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है, 2 प्रेसिडेंट हमारे जो हैं उनकी डेथ भी हुई है, सॉरी नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या है कि जो फ्रेश इलेक्शन है वो 6 मंथ के अंदर फ्रेश इलेक्शन करवाने होते हैं। ठीक है। और जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसकी भी टर्म क्या होगी? 5 ईयर। ठीक है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस में है कि जब इम्पीचमेंट क्या होता है दोस्तों? इम्पीचमेंट ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रपति के टर्म की बात करते हैं, राष्ट्रपति के रिमूवल की बात करते हैं उसके ऑफिस से, तो इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम जब टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को, जब हम उनके जो गलत व्यवहार या मतलब गलत जो उन्होंने किया है उसके लिए हम उसको उस पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इम्पीचमेंट की प्रोसेस बहुत ही मतलब मुश्किल प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया क्यों मुश्किल क्यों बनाई जाती है? अब मान लिया किसी ने सरकार के अनुसार काम नहीं किया और सरकार चाहे कि हम इसको हटा देते हैं पद से, तो राष्ट्रपति को पद से हटाना बिल्कुल इतना आसान काम नहीं है कि सरकार अगर चाहे तो उसको आसानी से हटा सके, इसलिए इस प्रोसेस को मुश्किल बनाया गया है। ठीक है। अब क्या है कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट को समझते हैं। ठीक है। अब इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में हमारे संविधान में भी दिया गया है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस आर्टिकल 61 यानी 61 के अंदर प्रोसेस है इम्पीचमेंट की, वो दिया गया, उसके बारे में दिया गया। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? ठीक है। अब कोई भी किसी भी आदमी को हटाने के लिए प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी कि उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे कि
किस बेस पे आप इसको हटाना चाहते हो। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक ही आधार होता है कि मुख्य आधार एक होता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, संविधान का उल्लंघन किया है, यानी संविधान के अनुसार काम नहीं किया। ये सबसे मुख्य आधार है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, तो अब राष्ट्र इम्पीचमेंट की प्रोसेस समझते हैं। इम्पीचमेंट की प्रोसेस में जब 1/4 यानी 1/4 मेंबर यानी सदस्य ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी 1/4 मेंबर किसी भी हाउस के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के, जब इस प्रस्ताव की शुरुआत करते हैं, यानी 1/4 मेंबर होने जरूरी है। जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस की, जैसे लोकसभा कितनी है 545 होती थी, जिसमें 543 इलेक्टेड होते थे और 2 होते थे वो सेलेक्ट को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट। अब ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड करने का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसको ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि जब 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके अंदर शायद 300 के आसपास ही एंग्लो इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो पाई गई थी। तो उनके लिए 300 लोगों के लिए अगर 2 सीट हम देंगे तो रेशियो थोड़ा बिल्कुल मतलब ठीक नहीं बैठता कि उनकी रिप्रेजेंटेशन उनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको जो 2 एंग्लो इंडियन वाला जो था ना उसको हटा दिया गया है। जो 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते थे, इस प्रोविजन को हटा दिया गया। ठीक है, अब क्या हो गया, इस इनिशिएट कहाँ से होगी प्रोसेस कि 1/4 मेंबर ऑफ एनी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, इस प्रस्ताव को इनिशिएट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 14 डेज नोटिस दिया जाएगा, मतलब 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को कि आप सदन के सामने उपस्थित हुई हो और आप अपनी सफाई पेश कीजिए सदन के सामने। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब उसके बाद 14 डेज नोटिस के बाद क्या होगा कि वोटिंग होगी हाउस के अंदर, जिस हाउस ने इसको इनिशिएट किया है उसके अंदर वोटिंग होगी। जब वोटिंग के अंदर 2/3 मेंबर जब अगर पास द रेजोल्यूशन, अगर उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेंबर अगर पास कर देते हैं, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जिस हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसके 2/3 मेंबर जब इस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं तो ये क्या होता है कि दूसरे हाउस के पास जाता है। लोकसभा अगर पास करेगी तो राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा में क्या होगा, अगर राज्यसभा में भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये जो चार्ज लगाए गए हैं ये सही है या गलत है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये पाया जाता है कि ये चार्जेस बिल्कुल सही हैं, तो अगर उसके बाद राज्यसभा भी इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है तो राष्ट्रपति है वो उनके पद से हटा दिया जाता है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है ये आर्टिकल 61 के अंदर दी गई है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है वो आर्टिकल 61 के अंदर दी गई है। ठीक है, अब वैकेंसी, अब प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होगी, टर्म देख लिया हमने। अब क्या है कि इसके बाद देखेंगे कि वैकेंसी, जब ऑफिस के अंदर वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, मतलब राष्ट्रपति ऑफिस के अंदर वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है या वैकेंसी को फिल कैसे किया जाता है वो देखते हैं। और वैकेंसी, हाउ टू फिल वैकेंसी इन प्रेसिडेंशियल ऑफिस, ये है आर्टिकल 62 के अंदर ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति ऑफिस के अंदर जो भी वैकेंसी होगी उसको कैसे फिल किया जाएगा। ठीक है, अब वैकेंसी कैसे होती है, वैकेंसी, पहली
केस में क्या होगा, जब सीटिंग प्रेसिडेंट क्या कर लेगा, अपना जो टेन्योर है 5 साल का उसको कंप्लीट कर लेगा। सीटिंग प्रेसिडेंट कंप्लीट हिज टेन्योर, ठीक है, जब वो अपने 5 साल के टेन्योर को पूरा कर लेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, जब वो रेजिग्नेशन कर देगा, यानी जो सीटिंग प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन अगर दे देता है, इस्तीफा दे देता है, तो उस केस में क्या होगा कि 6 माह के अंदर, जो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कमीशन उसको फ्रेश इलेक्शन करवाने होंगे। और तब तक क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट है वो किसकी तरह से एक्ट करेगा, एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा और जो भी उनकी शक्तियां हैं, जो भी अधिकार है उनका प्रयोग करेगा, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि जब जो सीटिंग प्रेसिडेंट है उनकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या किया जाए। अगर सीटिंग प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो 6 मंथ के अंदर, इस केस में क्या है कि 6 मंथ के अंदर जो फ्रेश इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाने होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, फ्रेश इलेक्शन, ठीक है। तब तक इस केस में भी सेम होगा, सेम एज सेकेंड, मतलब जब रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का पद मानता है। अब प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में भी यही होता है। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जब होगी, इसके बाद क्या होगा, इम्पीचमेंट 6 मंथ के अंदर फ्रेश इलेक्शन करवाने हैं और तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहेगा, ठीक है। पांचवा केस क्या है, पांचवा केस के अंदर जो ये है, पांचवें केस के अंदर क्या होता है, जब सीटिंग प्रेसिडेंट होता है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं होता। सीटिंग प्रेसिडेंट इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, कि वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है। मान लिया बीमार है, कुछ और कोई कंडीशन है जिसके कारण जो सीटिंग प्रेसिडेंट हैं तो वो अपनी जो जिम्मेवारी है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपनी जगह ये पावर दे देंगे कि वाइस प्रेसिडेंट है जब तक वो बिल्कुल मतलब ठीक नहीं हो जाते या अपना ऑफिस दोबारा से रिजॉइन नहीं कर लेते, तब तक वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन जब प्रेसिडेंट वापस आते हैं यानी रिजॉइन करते हैं ऑफिस, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वापस से वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है वैकेंसी, और इस वैकेंसी में क्या है, इस आर्टिकल के अंदर दी गई है 62 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे हम। आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो करंट का हमारा टॉपिक है द्रौपदी मुर्मू जी जो 15th जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको कवर किया है। प्रेसिडेंट के जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, इलेक्शन प्रोसेस है, ओथ है, टर्म क्या होगी, कंडीशन क्या होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सब हमने, और वैकेंसी ऑफिस के अंदर ये सब हमने पढ़ लिया है। तो अब जो आगे हम पढ़ेंगे पावर्स और राइट्स जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।